मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GLA कॉलेज, डाल्टनगंज। आज BA ऑनर्स सेमेस्टर 3 के पेपर 7 प्राचीन और मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी एंशियंट एंड मेडिएवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के टॉपिक प्राचीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन प्राचीन काल से होते हुए मध्यकाल और उसके बाद फिर आधुनिक काल तक विकसित हुआ है। तो इस विकास क्रम में सबसे पहला जो चरण था वो था प्राचीन या एंशियंट पॉलिटिकल थॉट, जो कि पश्चिम से यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनान या ग्रीस से शुरू हुई। बार्कर जैसे राजनीतिक विचारक का कहना है कि पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द ग्रीक्स, यानी राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं स्पष्ट बुद्धिवाद है। अब यदि बार्कर के इस कथन का हम ये अर्थ लगा लें कि संसार भर की सारी सभ्यताएं राजनीतिक विचार की दृष्टि से जीरो थी, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि हमारे भारत देश में ही प्राचीन काल में बहुत विकसित विचार परंपरा रही थी और राजनीतिक दर्शन इतना विकसित था कि प्राचीन काल में हम गणतंत्र या लोकतंत्र भी पाते हैं। और कौटिल्य जैसे महान विचारक और मनु की किताबें, इसके अलावा असंख्य स्रोत हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के। इसके अलावा मिस्र और चीन की सभ्यताओं में भी राजनीतिक चिंतन की दिशा में काफ़ी प्रगति की गई थी। लेकिन जैसा कि मैक्सी जैसे विचारक स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं का हमारा ज्ञान हमें यह बताता है कि इन लुप्त युगों की जातियों का राजनीतिक चिंतन कितना संपन्न है। यानी कि भारत जैसी जो सभ्यताएं जो युगों युगों तक जब गुलाम हुई थी तो लुप्त जैसी रही थी। विचार और व्यवहार दोनों में ही उन्होंने यूरोपियन विचारों की पूर्व घोषणा की, उनके समकक्ष विचारों की सृष्टि की और एक सीमा तक तो कुछ ऐसे विचारों का प्रतिपादन भी किया जो आगे चलकर यूरोपीय राजनीतिक चेतना में घुल मिल गए। लेकिन पूर्वी देश में भारत जैसे देश, इन देशों की सभ्यताएं और उनका चिंतन प्राचीन काल में चाहे कैसी ही गौरवपूर्ण स्थिति में रहा हो, लेकिन पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के रूप में सैकड़ों वर्षों के लिए पतन की जो स्थिति आई, यानी कि साम्राज्यवादी शासन सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश पर रहा था, उसके कारण पूर्वी सभ्यताओं की गौरव गाथा तथा उनका चिंतन समय की गर्त में खो गया और इसके नितांत विपरीत पाश्चात्य सभ्यताएं यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस और उनका चिंतन अधिक प्रकाशमान हो उठा, यानी जगमगा उठा, लाइमलाइट में यही आ गया। उन्हीं परिस्थितियों में बार्कर के द्वारा, जो कि लेखक हैं, उन्होंने ये मत व्यक्त किया था कि जहाँ तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का संबंध है, उनका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से चिंतन और विवेचन यूनान में ही हुआ। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक चिंतन ने पूर्वीय देशों के चिंतन की अपेक्षा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से ही प्रेरणा प्राप्त की। यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल
थॉट जो है, जो कि ज़्यादातर पश्चिमी देशों में ही विकसित हुआ, क्योंकि भारत और दूसरे जो पूर्वी देश थे वो तो 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक गुलाम थे। तो वर्तमान राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक शास्त्र में प्रचलित अनेक शब्द जैसे लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र आदि तथा उनका विशद विवेचन सबसे पहले यूनानियों यानी ग्रीक लोगों के द्वारा ही किया गया। इस प्रकार उन्होंने राज्य तथा शासन संबंधी तथ्यों का विवेकपूर्ण और मौलिक अध्ययन करने की परंपरा स्थापित की। उनकी इस उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए जिम्मर्न का कहना है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। यूनानी जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां और तत्व थे जिनके कारण पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का उदय यूनान में ही हुआ। ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व यानी कि 5th और 6th सेंचुरी BC तक जिन जंगली यूनानी जातियों द्वारा यूनान, क्रीट और टर्की पर आक्रमण करके उन क्षेत्रों में नगर राज्यों यानी कि पोलिस, नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था, उनकी स्थापना की गई। उनका अपना कोई सुनिश्चित धर्म, संस्कृति और परंपरा नहीं थी। उनमें विचारों को नियंत्रित करने वाले न तो कोई राजा था, न पुरोहित और पुजारी थे, और न ही कोई प्राचीन धार्मिक और राजनीतिक परंपराएं थी। इस स्थिति में उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति पूरी उन्मुक्त हो गई थी और इसके साथ ही उनमें प्रबल बुद्धिवाद था। किनमें? तो प्राचीन काल के राजनीतिक विचारकों में, जिससे उन विचारकों का समस्त चिंतन सांसारिक था और उनके विचार का मुख्य विषय कौन था? मानव या मनुष्य। वस्तुतः होमर के समय से ही उनके काव्य का मुख्य विषय मानव चला आ रहा था और वे इतने मानवतावादी थे कि उन्होंने देवताओं की कल्पना भी मनुष्यों के रूप में ही की थी। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने मनुष्यों के अधिकारों का प्रबल समर्थन किया था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूनानी राजनीतिक दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है विवेकवादी चिंतन। यूनानियों की विचार शक्ति आश्चर्यजनक थी और यूनानी राजनीतिक चिंतन विवेकवादी थे। वे अंधश्रद्धा और अंधविश्वासों से दूर रहते हुए तर्क बुद्धि के आधार पर अपनी मान्यताओं को निर्धारित करते थे। उनके स्वतंत्र चिंतन को अवरुद्ध करने वाले कोई धार्मिक विचार और विश्वास नहीं थे और वे प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते थे। वे मनुष्य को मननशील यानी चिंतन करने वाला मानते थे और आलोचना, सामूहिक वाद विवाद तथा विचार गोष्ठियों को बहुत महत्व देते थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों में इस विचार प्रणाली को ही अपनाया गया। बारकर नामक विचारक ने इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यूनान में राजनीतिक चिंतन का उद्भव यूनानी मत के शांत और स्पष्ट बुद्धिवाद के कारण हुआ। फिर दूसरी विशेषता है सांसारिक चिंतन, यानी कि उनका चिंतन दूसरी सभ्यताओं की तरह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से भौतिक और सांसारिक था। वे मनुष्य के वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मानते थे तथा उससे ही सुखी, सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के उपायों पर चिंतनशील थे। यूनानी चिंतन की सांसारिकता इस बात से स्पष्ट है कि पैथागोरस नामक विचार को छोड़कर किसी ने कभी भी दैवी अधिकार या दैवी सत्ता की राजनीति में चर्चा नहीं की थी। तीसरी विशेषता है सामुदायिक हित की भावना। यूनानी चिंतन में सामुदायिक हित की भावना पर बहुत अधिक बल दिया गया है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने समाज के हित को सबसे ऊंचा समझा था, क्योंकि वे राज्य की सामुदायिक हित को ही सबसे प्रमुख मानते थे और राज्य को सामूहिक हित की सबसे प्रमुख यूनिट या इकाई मानते थे। उन्होंने व्यक्ति को राज्य के बिल्कुल अधीन कर दिया, लेकिन इसके नागरिक जीवन में व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। सामूहिक हित का तात्पर्य बहुमत की निरंकुशता नहीं थी
और न ही किसी वर्ग या राज्य द्वारा जनता पर लादी गई निरंकुशता थी। यूनान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की स्वतंत्रता और राज्य में एक साझेदारी मिलती थी। फिर चौथी विशेषता है राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था। यूनानी लोगों और यूनानी चिंतन की राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था थी। प्लेटो और अरस्तु दोनों का यह विचार था कि राज्य के विकास और उसके कार्यों में अपनी साझेदारी को निभाना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम विकास है। उनका कहना था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और राज्य सभी प्रकार के समुदायों में सर्वोपरि है। अतः राज्य के विकास में व्यक्ति का विकास आवश्यक रूप से निहित है। वे राज्य को व्यक्ति की सर्वोत्तम उपलब्धियों का हेतु मानते थे और अपनी इसी धारणा के कारण वे शताब्दियों तक आदर्श राज्य की कल्पना में व्यस्त रहे थे। उनके लिए राज्य एक राजनीतिक संगठन से अधिक एक नैतिक और एक शिक्षण संस्था के रूप में था, जो समाज के लोगों को उनके कर्तव्यों और राज्य में उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराता था। उनकी दृष्टि में राज्य नैतिकता, आराधना और न्याय तीनों का निर्णायक था। पांचवी विशेषता है समाज और राज्य में विभेद का भाव। मतलब समाज और राज्य में अंतर नहीं था। आमतौर पर समाज और राज्य में भेद न करने की प्रवृत्ति बहुत खराब होती है। यह स्थिति न तो एक अंकुश वाले राज्य को जन्म देती है, यानी कि राज्य स्वेच्छाचारी हो जाता है, और समाज के स्वतंत्र विकास में भी इससे बाधा होती है, और समाज के स्वार्थी और सत्ता लोलुप तत्वों को राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु संचालित करने की प्रेरणा देती है। लेकिन यूनानी जीवन और चिंतन में राज्य और समाज में अंतर नहीं था और ये आपस में सामंजस्य था। छठी विशेषता है दास प्रथा की स्वीकृति। यूनानी मनुष्य मात्र की समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और यूनानी जीवन तथा चिंतन में दास प्रथा को प्राकृतिक यानी नेचुरल समझा गया था। उनका विचार था कि नागरिकों को व्यवहारिक जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से मुक्त रखने के लिए दासों की व्यवस्था जरूरी है, और उन्होंने दासों को नागरिकता के अधिकारों से भी वंचित रखा था। सातवीं विशेषता है यूनानी चिंतन के आदर्श क्या थे? नगर राज्य थे। यूनानी चिंतन में कभी भी बड़े राज्यों और साम्राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया गया। उनका तो विश्वास था कि नगर ही मानवीय जीवन की आदर्श संगठित और राजनीतिक इकाई हैं। वे सामुदायिक सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन में विश्वास करते थे, और उनका विचार था कि बड़े राज्य में जीवन सामंजस्यपूर्ण नहीं रह सकता था, अतः छोटे नगर राज्य में ही उनका विकास था, उन्होंने उसी को विकसित किया। फिर आठवीं विशेषता है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। यूनानी राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का बिल्कुल भी अभाव था। वे स्थानीयता यानी लोकलिज्म की भावना से ओतप्रोत थे और एकनिष्ठ होकर अपने ही नगर राज्य के स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। इसका नतीजा क्या होता था कि उनमें आपस में ही युद्ध होते रहते थे। मानव की समानता और उसके भाईचारे की भावना में उनका कोई विश्वास नहीं था। वे यूनानी श्रेष्ठता की भावना से पीड़ित था और अपने अलावा अन्य सभी को हेय समझते थे। यूनानी राजनीतिक चिंतन की इन विशेषताओं की दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि यह मध्ययुगीन और आधुनिक युग के चिंतन से बिल्कुल अलग है, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस कारण आधुनिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि नगर राज्यों की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो चुकी है और अब उनका पूर्ववर्ती युग में पुनः उदय होना असंभव है। फिर भी नगर राज्यों को आधार बनाकर जिस चिंतन का प्रतिपादन किया गया है वो सर्वव्यापक है और उसका महत्व बिल्कुल भी अभी भी बना हुआ है। थैंक यू।